आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर के सॉल्यूशंस जो हैं, लास्ट ईयर जो पेपर आए हुए हैं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, उनके सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो न्यूमेरिकल काफ़ी डिफ़िकल्ट है, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, जो मॉस का 2012 का पेपर है, पहले उसे देखते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी है, उसे पढ़ता हूँ मैं एक बार। फॉर ए गिवन मटेरियल यंग मॉडुलस इज 110 गीगा पास्कल एंड शियर modulus is 42 gigapascal. Find the bulk modulus and lateral contraction of round bar of 37.5 millimeter diameter and 2.5 meter length when stretched 2.5 millimeter. तो इस न्यूमेरिकल में क्या है, आपको यंग मॉडुलस ई दिया गया है 110 गीगापास्कल, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी 42 गीगापास्कल दिया गया है, और आपको सबसे पहला काम करना है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है। तो जब भी कभी ई और जी दिए गए हों, के आपको निकालना हो, तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में दिया गया है, ई बराबर 9 kg डिवाइड बाई 3k प्लस जी। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी के की वैल्यू जो आएगी 97.67 गीगापास्कल आएगी। ओके, अब आगे न्यूमेरिकल में ये क्या पूछ रहा है कि एक राउंड बार दिया हुआ है जिसका आपको डायमीटर दिया है 37.5 मिलीमीटर एंड लेंथ इज गिवन 2.5 मीटर। ओके, नाउ यू वांट टू फाइंड आउट हाउ मच द चेंजेस अकर इन लेटरल डायमेंशन। ओके, सो यूज द फॉर्मूला E is equal to 3k 1 minus 2 mu. There are two formula which link the young modulus E and bulk modulus K. E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, इसे आप नोट कर लें। दूसरा फार्मूला E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, इसे भी आप नोट कर लें और याद कर लें। तो बाई इक्वेशन सेकंड E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू हम यूज़ करेंगे। हमें g की और E की वैल्यू दी गई है तो म्यू निकाल लेंगे। म्यू इज इक्वल टू आपका 0.3, दैट इज़ द पॉइजन रेशियो। म्यू क्या है, यहाँ पे पॉइजन रेशियो है। मैंने क्लास में लिखवाया है कि पॉइजन रेशियो म्यू इज इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर चेंज इन लेंथ दी गई है, ओके, टोटल लेंथ दी गई है, डायमीटर डी दिया गया है, तो आपको चेंज इन डायमीटर निकालना है। तो यहाँ से हम सिंपल चेंज इन डायमीटर निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड ए एक न्यूमेरिकल दिया गया है, एक बीम दी गई है। ओके, इस बीम के ऊपर CD पार्ट में UDL लगा हुआ है और रिमेनिंग पार्ट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं लगा हुआ। इसके एंड पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। ओके, और आपको डिस्टेंस दी गई है C पॉइंट से D पॉइंट तक की 8.5, D पॉइंट से E पॉइंट की 5.5, नाउ फर्दर 4 मीटर। ओके, देन इन न्यूमेरिकल he want to he asked for draw the shear force diagram and bending moment diagram. ओके, तो मैंने जब भी shear force and bending moment diagram का क्वेश्चन बताया है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आप सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड आउट करें। जब भी कोई न्यूमेरिकल आए, डिफिकल्ट हो या इजी हो, सबसे पहले आप रिएक्शन फाइंड आउट करें। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए सिंपल समेशन ऑफ F/y इज इक्वल टू 0, तो RE प्लस RE इज इक्वल टू 30 इंटू 8.5 प्लस 100। ओके, तो RA प्लस RE इज इक्वल टू 355। नाउ टेक द मोमेंट अबाउट E पॉइंट। हमने E पॉइंट का आउट मोमेंट निकाला तो RA हमने कैलकुलेट कर लिया। तो RA हमारा 282 किलो न्यूटन आ गया, RE आपका 73 किलो न्यूटन के आसपास आ गया। पॉइंट में मैंने नहीं लिया। नाउ ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम। तो सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए साइन कन्वेंशन मैंने कहा न्यूमेरिकल में आप लिख दें। तो साइन कन्वेंशन क्या है, अगर आप लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट, ओके, then upward force is positive and downward force is negative. Okay, now left from point C, सबसे लेफ्ट पॉइंट कौन सा, C पॉइंट। तो C पॉइंट से लेफ्ट पे कोई शियर फोर्स लगा है, हम पहले ये चेक करेंगे। तो FC एट लेफ्ट इज इक्वल टू 0, तो C पॉइंट पे 0 फोर्स है। नाउ शियर फोर्स एट पॉइंट C, शियर फोर्स पे कोई लोड नहीं लगा हुआ है, तो शियर फोर्स एट पॉइंट C इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो हमने क्या किया, C पे 0 कर दिया एट पॉइंट A। अब हम ए पॉइंट पे पहुंचे तो सबसे पहले A पॉइंट से लेफ्ट डायरेक्शन में हमें लोड निकालना है। तो C से A के बीच में कितना UDL लगा है, उतना आपका लोड हो गया, और वो किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
तो लेफ्ट डायरेक्शन में एफ एल इज इक्वल टू माइनस 90 किलो न्यूटन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। नाउ शियर फोर्स एट पॉइंट ए, अब ए पॉइंट पे आर ए रिएक्शन ऊपर लग रहा है और जो शियर फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है उसे हम माइनस करेंगे तो ए पॉइंट पर लोड आ जाएगा। तो शियर फोर्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 282 माइनस 90 इज इक्वल टू 192, अब्बा डायरेक्शन में लगेगा। तो 190 किलो न्यूटन नीचे था तो हमने इससे कनेक्ट कर दिया, फिर प्लस 192 ऊपर चले गए तो सी से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया ऐसे ऊपर। ओके, सी पॉइंट से सबसे पहले 0 था, ए पॉइंट पे माइनस 90 था जस्ट लेफ्ट पे 90 किलो न्यूटन, तो सी से इसे कनेक्ट कर दिया। अब ए पॉइंट पे ये 192 हो गया, जैसे ही 192 हो गया तो हम 192 ऐड करके यहाँ पहुँच गए। ओके, नाउ एट पॉइंट डी शियर फोर्स लेफ्ट टू पॉइंट डी, अब डी से लेफ्ट डायरेक्शन में कितना लोड होगा। ओके, तो हम देखेंगे सी से यहाँ तक का यूडीएल और ऊपर का लोड ये, तो ये हमारा आ गया -30 इंटू 8.5 नीचे डायरेक्शन में प्लस 282 यहाँ पे, तो प्लस 27 किलो न्यूटन। तो ये 27 किलो न्यूटन डी पे हो गया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब डी से ई के बीच में कोई लोड नहीं है, तो डी से ई के बीच में कोई लोड नहीं, तो शियर फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप डायरेक्टली सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यानी कि ई पे भी 27 रहेगा, जस्ट ई से पहले 27 रहेगा। अब ई पे जो रिएक्शन है ऊपर डायरेक्शन में लगी है, तो शियर फोर्स एट पॉइंट ई इज इक्वल टू प्लस 27 लेफ्ट टू द ई। अब शियर फोर्स एट पॉइंट ई 27 ये और ऊपर डायरेक्शन में 73 लगाया तो ये 100 हो गया। तो जो हमारा लोड है वो कितना हो गया 100 किलो न्यूटन, तो 100 पे पहुंच गए। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि ई से बी के बीच में कोई लोड नहीं लगा हुआ है, जस्ट बी पॉइंट से लेफ्ट तक, तो आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके, और फिर आप इसे डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ होगा। ओके, तो द शियर फोर्स लेफ्ट टू द पॉइंट सी सेम रहेगा 100 किलो न्यूटन, शियर फोर्स एट पॉइंट सी 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने हमने 2 तरीके बताए थे, एक तो आपको एरिया मेथड से बताया था और एक सिंपल दूसरा मेथड बताया था। तो एरिया मेथड से अगर आपको लगता है तो उससे सॉल्व कर लें, अदरवाइज सिंपल मेथड से कर लें जो आप आसानी से कर सकते हैं सेक्शन ले लेके। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो क्या है, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर सेक्शन सी ए। तो हम क्या करेंगे, सी ए सेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लेंगे। तो सी ए सेक्शन के लिए तो एक सेक्शन लेंगे एक्स डिस्टेंस पे और बेंडिंग मोमेंट लेंगे, तो एम एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -15x²। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी एट एक्स है, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पॉइंट पे क्या है x इक्वल टू 0, यहाँ 0 रखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 पे हम। बेंडिंग मोमेंट बिफोर पॉइंट ए से जस्ट बिफोर, तो x बराबर 3 मीटर है तो -135, तो -135 मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया। अब ये क्या है, ये यूडीएल है तो पैराबोला से कनेक्ट होगा। ओके, अब हमने क्या किया, बेंडिंग इक्वेशन फॉर सेक्शन एडी। अब मैंने एडी सेक्शन के लिए बेंडिंग इक्वेशन लिखी, इसके लिए एडी सेक्शन के लिए, इसके लिए तो मैंने सेक्शन यहाँ से ले लिया। जब मैं बेंडिंग इक्वेशन लिखूंगा एडी सेक्शन के लिए तो एम एक्स इक्वल टू आएगी 282 x माइनस 3 माइनस 15x²। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ ये लगा हुआ है सेक्शन, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर डिस्टेंस पे है, ये आपका x डिस्टेंस पे सेक्शन मैंने मान लिया। ओके, तो जब आर ए का मूवमेंट लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस काउंट करेंगे तो ये x माइनस 3, तो ये हो गई, तो आर ए इंटू एक्स माइनस 3 क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज हो गई तो क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव 282 x माइनस 3 माइनस 15x²। ठीक है, अब हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। तो डी पॉइंट पे x इक्वल टू क्या है आपका 8.5 है, तो आप एम डी निकाल सकते हैं 467.25, ये पॉजिटिव आपका आएगा। तो आपने क्या किया 467.25 पॉजिटिव रख दिया और इसे इस तरह से कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये एक पैराबोला ही होगा। फिर उसका बेंडिंग इक्वेशन फॉर सेक्शन डी। अब आपने डी सेक्शन के लिए बेंडिंग इक्वेशन लिखी, डी सेक्शन के लिए, डी सेक्शन के लिए तो मैंने सेक्शन यहाँ से ले लिया। तो देखो सबसे पहले आर ए ई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी x माइनस 3, तो 282 इंटू एक्स माइनस 3 पॉजिटिव। अब माइनस जो यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल अब देखो कितना हो गया 30 इंटू 8.5, ये कहाँ लगेगा, इसके हाफ पे लगेगा, तो 8.5 का आधा कर दो x माइनस करके तो वो माइनस में आ जाएगा, तो -30 इंटू 8.5 इंटू एक्स माइनस 4.25 प्लस 282 x माइनस 3। अब हम मुझे निकालना है बेंडिंग मोमेंट ई पॉइंट पे। तो ई पॉइंट पे देखो डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी एक्स की वैल्यू,
तो ई पॉइंट पे जो वैल्यू हो गई आपकी वो कितनी होगी 8.5 प्लस 5.5, तो लगभग में 14 मीटर हो गई। 14 मीटर आप रखेंगे तो ई पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट आ गया 615। इसे आप कैसे कनेक्ट करेंगे, इसे आप स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे क्योंकि कोई ईडीएल नहीं लगा हुआ है। फिर आप इसे एट पॉइंट सी लास्ट पॉइंट पे तो आपका जीरो होगा ही, लास्ट पॉइंट पे आपका जीरो होगा ही, तो आप इसे कनेक्ट कर दें तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों बन जाएंगे। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये देखते हैं। ए सिलेंडर वेसल whose end are closed by means of rigid flange plate is made of steel plate 3 mm thick. The internal length and diameter of vessel are 30 cm and 25 cm. Determine the longitudinal and circumferential stress in the cylinder cell due to the internal pressure of 9 megapascal. Also calculate the increase in length, diameter and volume of the vessel. ई दिया है आपको, पॉइजन रेशियो म्यू दिया है। तो आपको क्या है, थिकनेस दी है वेसल की, लेंथ दी है, डायमीटर दिया है, ई दिया है, म्यू दिया है, सिग्मा एल और सिग्मा सी सबसे पहले कैलकुलेट किया है, प्रेशर दिया। तो आप उस सबसे पहले क्या करें, तो सबसे पहले आप चेक कर लें कि ये थिन सिलेंडर है थिक सिलेंडर। तो आप क्या करें, डायमीटर का 20 से डिवाइड कर दें तो कितना आ गया 12.5 मिलीमीटर आ गया। ओके, और इसकी थिकनेस दी है आपकी 3 मिलीमीटर, तो इसका मतलब इस थिकनेस से इसकी कम है तो ये थिन सिलेंडर हो गया। ओके, तो सिग्मा सी इज इक्वल टू पी डी बाई 2t, सिंपली आप वैल्यू रखें, सिग्मा सी निकाल लें, सिग्मा एल पी डी बाई 4t होता है, सिग्मा एल निकाल लें। अब आप सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस निकालें। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालने के लिए स्ट्रेन निकालने के लिए एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एल बाई